दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत और पिछले हफ्ते के दमदार एक्शन के बाद आज फिर से शुरुआत के हैं आसार, और इस सुस्ती के बाद किस तरह का रहेगा एक्शन, इसी पर होगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए हो जाइए तैयार। ढेरों चीजें जिस पर बात करनी है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा इसके बारे में बताएं अनिल जी, आप टाइम में कहा कॉम्बिनेशन यही है कि दीप, जो बच्चे हैं वो जल्दी से बड़े होना चाहते हैं, और जो बड़े हैं वो फिर से बच्चा बनना चाहते हैं। सो आज 14 नवंबर बाल दिवस है, और आपकी हमारी सबकी स्कूल की यादें ताज़ा करने के लिए हमने सोचा कि आमतौर पर स्कूल में वाइट शर्ट ब्लू टाई है, तो आज हमने क्लासिक कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म ये रखी है कि ताकि थोड़ा सा और एक चीज़ है दीप, वो ये कि हर आदमी को ज़िंदगी में दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक ये कि अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। Absolutely. कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए जो आप बचपन में करते थे और जब तक जिए तब तक जरूर करें। 100%। दूसरी, अपने अंदर का स्पोर्ट्समैन हमेशा जिंदा रखिए। कम खेलें, ज़्यादा खेलें, थोड़ा खेलें, जितना खेल सके आपका शरीर आपको अलाउ करे, लेकिन खेलना जरूर चाहिए। तो मतलब एक बच्चा और एक खिलाड़ी अगर आपके अंदर हैं तो आप हमेशा जवान हैं। Absolutely. सो आज बाल दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा काम ज़रूर हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको हम कुछ किसी एक बात के लिए प्रेरित कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। ये ज़रूर है। आप तो खैर कई सारी चीज़ों के लिए हम मोटिवेट करते हैं। कुछ स्पेशल भी लेकर आ रहे हैं सर आज? बहुत कुछ स्पेशल है। एक तो हमारा ड्रेस कोड स्पेशल है और हमारा ही नहीं, हम सबका है। आज आप दिन भर देखेंगे तो एक ये है, और दूसरा ये कि 11 बजे हम आपके लिए एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं। बचपन से 55 ऐसे शेयर जो आप बचपन में खरीदें और 55 तक पहुंचे तो आपका रिटायरमेंट एकदम पक्का कर दें। एक वो है, और इस थीम का दूसरा हिस्सा ये है दीप कि ऐसे शेयर जो अभी बच्चे हैं लेकिन बड़े होने की बड़ी ताकत रखते हैं। मतलब कहते हैं ना, वो पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। ये मतलब आपका सुपुत्र होनहार निकलेगा या मतलब कबाड़ा करेगा, वो पहले नजर आ जाता है। तो हम कुछ ऐसे होनहार आपके लिए ढूंढ रहे हैं जो बड़े होकर आपका नाम रोशन करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को रोशन करेंगे। तो आज ये 11 बजे हमारा विशेष शो है, मिस मत कीजिए। एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, चिल्ड्रंस डे है और कुछ खास प्रोग्रामिंग हम आपके लिए ज़रूर लेकर आ रहे हैं। आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा सर? ट्रिगर्स भी बताइए। आज के ट्रिगर्स दीप, एक तो यही है कि अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी हुई है, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। अमेरिका के बाजार दोनों ही दिन गुरुवार और शुक्रवार को डे हाई पर बंद होते हुए नजर आए, पहली चीज़। दूसरी बात है कि अक्टूबर के महीने में जो आज महंगाई के आंकड़े आए हैं, आने वाले, माफ़ कीजिएगा, उस पर नज़र आएगी। और गवर्नर साहब ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया भी है, 7% के नीचे रहने की संभावना सी। और आईआईपी के जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं, 3% के पार निकले हैं। वीकेंड ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते, सोच नहीं सकते, उतने रिजल्ट्स हैं। और आज भी नतीजों के लिहाज से भी बड़ा दिन है, और साथ ही आईपीओ के लिहाज से भी। कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि रुस्तम जी का आईपीओ आज खुलने जा रहा है, ग्रीन एनर्जी का आईपीओ खुला हुआ है, और एक आईपीओ मेरे ख्याल से केन्स टेक्नोलॉजी का बंद होने वाला है। सो तीनों ही है, खुलने वाला है, बंद होने वाला है और खुला हुआ है। तो हर तरह के आईपीओ की बहार है आज। टाइम कैसे मिला वीकेंड पे आईपीओ, नतीजे, सारी चीजें बहुत पढ़ना पड़ा। और एक और जो स्पेशल शो की भी हमने बात की है, उसकी भी तैयारी चल रही है। बिल्कुल। तो पूछो मत, बहुत बिजी रहा एक्चुअली। इतने नतीजे पढ़ना, मैं नतीजों का भी इतना एनालिसिस करके आया दीप, 4-5 पेज तो मेरे भर गए रिजल्ट सिर्फ एनालिसिस। हाँ, और आज ये जो सारे रिजल्ट आए उनका ये देखो, करीबन 30 पेज का प्रिंट आउट है। 38 पेज का प्रिंट आउट। स्टॉक्स इन न्यूज़ ऑल टाइम हाई। तो चलिए, बढ़िया है, एक्शन पैक दिन है। बेटर टू बी बिजी देन सिटिंग आइडल। हाँ सर, एब्सोल्युटली, है ना। तो काम हो तो ज़्यादा बेहतर है फालतू बैठने से। सो हम भरपूर काम में हैं। सो सेंसेक्स निफ्टी या एसजेएक्स निफ्टी को देखकर चिंता मत कीजिए कि सोचती है क्या है, एक्शन भरपूर स्टॉक्स का रहने वाला है। उसी स्टॉक्स का तो बढ़िया रहने वाला है। बिल्कुल सर। तो स्टॉक्स पर भी राय लूंगा सर, आईपीओ पर भी बात करूंगा, नतीजे भी हैं। एक बार जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो भी समझ लें। ठीक ठाक बढ़िया हफ्ता रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस हफ्ते का अंत हाईज पर किया है। नीचे से अच्छी रिकवरी, 350 पॉइंट की डाउन में आई है। नेस्डेक तो और भी बढ़िया 200 पॉइंट से ज़्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ है। इससे बढ़िया हो नहीं सकता। और वो हम बात कर भी रहे थे पिछले हफ्ते कि अब नेस्डेक ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो कैचअप वाली जो बात है, पीछे रह जाने वाली बात है, तो वो अब नेस्डेक में आती हुई दिख रही है। सबसे अच्छी बात ये
कि आपके लिए लंबे समय बाद 107 के नीचे डॉलर इंडेक्स आता हुआ दिखा है। तो जब तक डॉलर कमज़ोर हो रहा है तब तक इक्विटी मार्केट्स में कोई चिंता की खास बात नहीं है। हल्के से बॉन्ड यील्ड्स 3.88% बढ़कर आए, 5-7 बेसिस पॉइंट, कोई खास चिंता की बात नहीं। सो ग्लोबल संकेत इससे बेहतर उम्मीद कर नहीं सकते। और दूसरा ये कि दीप इस हफ्ते डेटा के लिहाज से ग्लोबल मार्केट्स में कोई खास बड़ा एक्शन है नहीं। सो आप बड़ा झटका लगेगा या बड़ा मजबूती कोई का संकेत मिलेगा, इसकी संभावना कम है। और जब इसकी संभावना कम हो तो फिर आप ट्रेंड के साथ रहना पसंद करेंगे। और ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का अमेरिकी बाजारों में भी दिख रहा है और स्पेशली नैस्डैक से जो रिकवरी आ रही है वो बढ़िया। तो इन शॉर्ट ग्लोबल ठीक है, ग्लोबल ठीक है ना। आई थिंक वो यूके का एक बजट आने वाला है, बट आई डोंट थिंक उससे कुछ नेगेटिव सरप्राइज ऐसा नया तो क्या कर लेंगे वो, ऋषि सुनक साहब खराब नहीं करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। पैसे नहीं है बोलेंगे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। तो वहाँ से ग्लोबल ठीक है, ग्लोबल ठीक है। अच्छा, हमारे लिए भी सर, एक तो हमारे मार्केट तो अच्छे मूड में है ही, और साथ ही एक तो आईपी जो आपने कहा बढ़िया आया है, दूसरा गवर्नर साहब भी कह रहे हैं 7% से कम इन्फ्लेशन, बाजार भी उसी का अनुमान लगा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर बन सकता है। 100%। दीप, पूरी दुनिया में बड़ा फैक्टर महंगाई है। और हम तो इस मामले में कहेंगे कि हमारे तो जो महंगाई दर और जो ब्याज दरें हैं उनके बीच का गैप दुनिया में बड़ी इकोनॉमी में सबसे कम है या नहीं के बराबर है। और अगर आज 6.25% के आसपास महंगाई आ जाती है, मैं इस वीकेंड पर गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने बयान दिए कि हम 7% के नीचे को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। जाहिर सी बात है आज का आंकड़ा 6.7%, मेरे ख्याल से लास्ट 7.4% था, यानी कि 70 बेसिस पॉइंट सीधा इन्फ्लेशन कम होना एक महीने में छोटी बात नहीं है। और इतना कम और कहीं नहीं हो रहा, इतना कम तो नहीं और कहीं नहीं हो रहा, इतनी तेजी है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आज 7.25% के आसपास नंबर आता है, ये अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस देगा और आरबीआई गवर्नर साहब के ऊपर से प्रेशर कम करेगा, रुपए की स्टेबिलिटी को लाने का काम करेगा। आईआईपी के नंबर 3% है, ऐसे सुनने में अच्छे नहीं दिखते, आपको लगता है 3% क्या है, लेकिन उम्मीद से काफ़ी बेहतर आया है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही नंबर्स, एक तो आईआईपी के जो आ चुके हैं और आज जो महंगाई के आने वाले, वो जोश बढ़ाने वाले होने चाहिए। तो बढ़िया आंकड़े रहने चाहिए। और मेरा कॉन्फिडेंस तो गवर्नर साहब को सुन के ही बन गया है, जब वो खुद ही कह रहे कि 7% के नीचे तो रहेगी ही। हालांकि अनुमान भी है, हमारा तो अनुमान 7.25% है, उससे नीचे आए तो और बढ़िया है। लेकिन हाँ, 7% के नीचे कुछ भी हो बेहतर ही माना जाए, थोड़ा वो कंफर्ट आने लगता है, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे आप, यहाँ असर दिख रहा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने तो अपना कमाल कर दिया, अब निफ्टी का इंतजार है। और निफ्टी थोड़ा सा जो कंजेशन जोन है वहाँ हम पहुँच रहे हैं। 18,350 से 18,600 की रेंज जो होती है वो कंजेशन जोन है, क्योंकि 18,350 के ऊपर 18,425, 475, 600 अलग अलग लेवल्स हैं जहाँ पर रुकावट। हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की 18,477 की है। सो वहाँ पर आप पहुँचने की कोशिश करेंगे। 18,604 का हाईएस्ट लेवल है। सो बेसिकली 350, 475, 600 ये 3 लेवल हैं बड़े, तो आप इस जोन में पहुंचेंगे। सो निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा अपनी रफ्तार धीमी करे, लेकिन अब भी बाय ऑन डिप से अपना फॉर्मूला सिंपल है दीप, अपने उसी पे चलेंगे। जब तक 18,000 के नीचे बंद ना हो, कोई कुछ भी बोले मंदी नहीं है। बैंक निफ्टी जब तक 41,000 के नीचे बंद ना हो, कोई कुछ भी बोले मंदी नहीं। अब आप कहोगे 41 तो 1100-1200 पॉइंट नीचे है तो है। अगर फिर भी चलो आपको 1100-1200 पॉइंट नहीं, तो जब तक 41,500 के नीचे बंद हो उतना तो कर ही सकते हो। अब इससे कम मत करवाना कि भाई इतना, तो 41 बेसिकली 41,600 होता है वो लेवल। मैं 41,500 राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, तो 41,500 समझ लो। बट इफेक्टिवली जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू लेकर चलते हैं, उनके लिए 18,000, 41,000 क्लोजिंग बेसिस पे जब तक ये दोनों नहीं टूटते हैं तब तक हल्के फुल्के छोटे मोटे जो भी करेक्शन आएंगे उसमें लेना ही है। सिंपल, समझ गया। बस जब 18,000 के नीचे बंद होना शुरू करेंगे तो आपको टेंशन में आना है, जब 41,000 के नीचे बंद होना शुरू होंगे तो आपको तनाव में आना है। तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज की स्ट्रैटेजी फिर समझे सर, बाकी सारी भी डिस्कशंस। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। मैंने पॉजिटिव इसलिए रखे कि लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार ऊपर बंद हुए हैं। हालांकि थोड़े से डाउ फ्यूचर्स फिसलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 50-100 पॉइंट कोई खास बड़ी बात नहीं है। और नैस्डैक अगर 200 पॉइंट बढ़ने के बाद हल्का नीचे आ रहा है तो कोई खास चिंता की बात है नहीं। ठीक है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। और दीप ये नंबर्स अगर आपकी इजाजत हो तो यहीं पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। 3,950 करोड़ की, यानी कि 4,000 करोड़ की एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी हमारी टीम रिसर्च करके बताएगी कि पिछली बार 4,000 करोड़ कब खरीदा था। यस सर, लंबे समय बाद एक साइजेबल कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है। दूसरा रिसर्च करने का विषय ये है कि पिछली बार कब एफआईएस और लोकल फंड दोनों की खरीदारी कैश मार्केट में साथ में दिखी थी।
616 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी, मतलब फायरिंग ऑन बोथ द सिलेंडर्स। यस, तो मैं एक दिन के आंकड़े से बहुत उत्साहित नहीं होना चाहता, लेकिन जो है उसे एंजॉय जरूर करना चाहता हूँ, राइट। सो लंबे समय बाद एक एफआई ने बड़ा खरीदा है, 2 एफआई लोकल फंड ने दोनों ने खरीदा। तीसरा 2980 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनी है, शॉर्ट नहीं काटी है, लॉन्ग भी बनाए। और स्टॉक्स में भी फ्यूचर्स में 150 करोड़ की खरीदारी है, यहाँ हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है। सो आप देखिए, मतलब ये आंकड़े क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज बढ़िया, दोनों तरह से बढ़िया है। आमतौर पर एक साथ इतने बढ़िया आंकड़े नहीं आते दोनों, या तो क्वालिटी बढ़िया होगी या क्वांटिटी बढ़िया होगी। या तो आंकड़े बड़े होंगे तो शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, या खरीदारी दिखेगी तो छोटे होंगे। एफआई लेंगे तो लोकल बेचेंगे, लोकल लेंगे तो तो आज ये जो आंकड़े शुक्रवार के लाजवाब है, मतलब कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। सो इसका मतलब क्या है, हम नीचे नहीं जा सकते, नीचे नहीं खुल सकते, जरूर खुल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि लोअर लेवल्स पे आपको सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि निचले हिस्सों से बाजार रिकवर करेंगे। इसका मतलब ये है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। ये बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है इन सारे नंबर, तो बहुत बढ़िया आंकड़े हैं। एफआईज की हो गए, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव, सब अच्छा है सर। चलिए, तो संकेत तो आज के अच्छे हैं। लेवल्स 18250, 18300 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे अगर हम आते हैं तो 18125 से लेकर 18200 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर किसी का इन्विटेशन का इंतजार ना करें, खरीद लें। ऊपर 375 450 ये पहली रुकावट की रेंज है, यहाँ पर आकर हम अटकेंगे, रुकेंगे। पार करके निकले तो 475 से 550 फर्स्ट क्लास प्रॉफिट बुकिंग और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की भी जगह है। शॉर्ट करने की भी जगह 100% ओके है, तो है, उसमें क्या है, लेवल्स है तो है। ठीक है। और आपको याद होगा शुक्रवार को मैंने कहा था कि मैं बैंक निफ्टी पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी दूंगा, और वो इंटरेस्टिंग ये थी कि शॉर्ट नहीं करना। आप देखिए पहली बार 42,000 के पार जाकर के। यस सर, शुक्रवार को तो मौका ही नहीं मिला शॉर्ट करने का। यही है। सो आज बैंक निफ्टी के लिए 41,850, 41,925 तुरंत प्रभाव से एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अगर गए तो 41,600 से 41,775 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और दीप इस रेंज में आने पर लेना ही लेना है। अच्छा, बैंक निफ्टी 41,600, 41,775 में छोड़ना नहीं है मौका। अगर आए तो वैसे लगता नहीं है, अगर आए तो तैयारी रखनी है। ठीक है। ऊपर 42,350, 42,475 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। और 42,350 कहाँ से आया दीप बता दूं, शुक्रवार का जो हाई है 42,345 का, वो लाइफ टाइम हाई है, इतिहास में दर्ज हो चुका है। यस सर। उसके आसपास आकर अगर रुके अटके तो ठीक है, और वहाँ से अभी जगह भी है 200 पॉइंट की आपके पास में। तो वहाँ पर आपको अगर एक ऊपर की रेंज वहाँ से शुरू होती है 42,500 के पार निकल के टिके तो 42,625, 42,775 ये जो रेंज दी है इसका कोई मतलब नहीं। ब्लू स्काई जोन है, ऊपर का अंदाज से दिया है। इसकी न मैथमेटिकल वैल्यू है, न टेक्निकल वैल्यू है, और ज़्यादा सेंटिमेंटल वैल्यू भी नहीं है। कुछ नहीं है। क्योंकि सेंटिमेंटल वैल्यू क्यों नहीं वो बताता हूँ। सीधा है ना, बड़ा ओपन इंटरेस्ट 44,000 पे है, उसके पहले ढंका ही नहीं। 44,000 मतलब यहाँ से 1700-1800 पॉइंट ऊपर जाकर बैंक निफ्टी में ढंग की कॉल राइटिंग, मतलब कोई कॉल राइटर तैयार ही नहीं है नीचे में कॉल बेचने को। आप सोचो 42,500 पे 12 लाख शेयर कॉल राइटर, 43,000 पे सिर्फ 15 लाख। ढंग का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 44,000 पर जाकर 25 लाख शेयरों का है। सो एक्चुअली बैंक निफ्टी को कोई शॉर्ट करना नहीं चाह रहा। इतनी बड़ी रैली और एक्सपेक्ट कर रहा है, कम से कम शॉर्ट सेलर तो ये मानना कि यहाँ नहीं बेचना। इंडिकेशन तो यही है ना, इसलिए ऊपर का लेवल का भगवान ही माने तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर के लेवल में दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि सिंपल है, अपने नीचे का लेवल ध्यान में रखना है। स्काई इज द लिमिट। समझ गया। स्काई सूर्य कुमार यादव। लिमिटलेस। देखा कल मैच? हाँ बहुत जरूरी था। हमारी वजह से तो हमारा सपोर्ट ही था। नहीं तो क्या, ऐसा थोड़ी, दुआओं में बड़ा दम है। थोड़ी रिलीफ मिली, दर्द कम हुआ थोड़ा। नहीं, दर्द का खुशी हो गई, खुशी हो गई। जितना गम हुआ था उसकी काफी कुछ भरपाई हो गई। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट 18,350 पे बंद हुए, 18,300, 18,260 दो छोटे लेवल, 18,200, 18,175 दो मीडियम लेवल, 18,150, 18,125 बड़े सपोर्ट लेवल। हाई साइड पर 18,375, 415 दो छोटे लेवल हैं, 450, 475 दो मीडियम लेवल और 550 का बड़ा लेवल। बस इतनी काफ़ी है। बैंक निफ्टी
42,137 पे आप बंद हुए। पहला सपोर्ट लेवल 41,925, 41,850 दो छोटे हैं, 41,775, 675 दो मीडियम, 41,600, 41,525 बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर। हायर साइड पर पहला 42,350 के आसपास आएगा, 325 लिख लीजिए। उसके बाद के सारे लेवल अंदाज से दिए हुए हैं, क्योंकि पहली बार आप उसके पार निकलेंगे। तो 42,475, 550, 625 और 700 मेरे अंदाज से आप अपना अंदाज खुद भी लगा सकते हो। उसमें आपको पूरी छूट है, स्वतंत्रता है। जो लेवल 42,350 के ऊपर आपको जहाँ जो जैसा ठीक लगे वैसा करें। एक लेवल तो देना ही है ना, कुछ तो ऐड तो बस वो 42,350 का ही बनता है, 325, 350 का है। इसके ऊपर के सब ब्लू स्काई जोन, खुला नीला आकाश। क्लियर है, ठीक है। न्यू हाई भी है, 42,000 के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। अब नए लेवल्स जो भी निकल कर आ रहे हैं ध्यान रखेंगे, बट हाँ फिलहाल के लिए आप इन लेवल्स पर एक छोटी छोटी रेजिस्टेंस बनते हुए देख सकते हैं। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है सर, पुट कॉल रेशियो बढ़कर आया है। थोड़ा हायर साइड पे तो आ रहा है, धीरे धीरे एफआईएस उस रेंज में पहुंचे हैं जहां पर वो स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण होती है। लेकिन वो तनावपूर्ण स्थिति हमने 80% तक भी देखी है। सो आई होप कि अभी थोड़ी और जगह है एफआईएस के लिए लेने की। लेकिन हाँ, देखो नदीप, 2 महीने पहले, मुश्किल से 2 सीरीज पहले 13% पे एफआईएस लोग थे। हाँ सर, और आज देखिए। 62% में हमारे जैसे लोग हैं लगता है वहाँ पे भी। क्या गिरेगा तो लेंगे। हाँ, मतलब ऐसे, मतलब खराब में बेचने का, अच्छे में लेने अच्छे का। में लेने का उसी मूड के लिए आ गए हैं। आप सोचो जहाँ, मतलब अच्छा, आपको याद है हम तो उसी चक्कर में हमने वो सीरीज मजबूत कर दी थी, जुलाई वाली। जुलाई नहीं, शायद जुलाई थी, जून के बाद 13% एफआईएस इंडेक्स, इससे ज्यादा क्या बेचेंगे? होगा तो बेचेंगे ना। और देखो क्या वहां से रैली बनी है, जबरदस्त। 15,200 वाला 18,200 आपके सामने। एनीवे, सो पुट कॉल रेशियो 1.22 हल्का तो नहीं है, लेकिन ओवरबॉट भी नहीं है। बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.16 हल्का नहीं है, ओवरबॉट भी नहीं है। विक्स 7-7.5% घटा है, अच्छा संकेत है। स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 18,200, क्लोजिंग 18,000 के नीचे। जिनको छोटा रखना हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो रखना चाहें, इंट्राडे आप 18,250 भी रख सकते हैं, 18,200 रख सकते हैं, 18,150। आज स्टॉप लॉस लगाने में आपको छूट है। अपने पोजीशन के हिसाब से आप स्वयं निर्धारित करें, लगाएं, जहां लगाना है लगाएं। मेरे लिए एक ही स्टॉप लॉस से काम का, वो 18,000 क्लोजिंग बेसिस पे है। अब किसी को लगता है मैं तो 350 पॉइंट का 2% का नीचे का नहीं लगाऊंगा, आपकी मर्जी है। वैसा पोजीशन आपकी है, स्टॉप लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका, नुकसान आपका, आपको छूट है। मेरा स्टॉप लॉस एक ही है, 18,000। बैंक निफ्टी इंट्राडे 41,900 है, क्लोजिंग 41,600 है। ये छोटे वाले दिए हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से माफ़ कीजिएगा, स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं जी। वैसे कायदे से स्टॉप लॉस जो निकल कर आता है वो 41,000 का निकल कर आता है। बहुत दूर है, 41,600 रख लीजिए। शॉर्ट साइड पर होना तो नहीं चाहिए। लाइफ टाइम हाई पर आपका मार्केट बंद हो रहा था, शॉर्ट क्यों है? शॉर्ट क्यों है आप? Exactly. फिर भी हैं, जितने लॉन्ग है उसके सामने उतने शॉर्ट है ही। सो ऐसे में अब जो आपको स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 18,425 छोटा लगाना है। 18,362 का हाई था शुक्रवार का, 18,375 भी लगा सकते हैं, नहीं तो 18,425 जरूर लगाएं। ये स्टॉप लॉस हो गया। बैंक निफ्टी शुक्रवार का हाई 42,345, बस वही 42,350। थैंक यू। ठीक, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ यही रहेगा। ठीक है। और फिर भी जिसको और मेरी बात नहीं माननी, वो 42,500 भी लगा सकता है थोड़ा, अगर वो भी बात तो मेरी मानी जाएगी ना। 42,500 मैंने बोल दिया अब तो। ठीक है, समझ गया सर। चलिए, उसके ऊपर फिर आप नहीं रखेगा, स्टॉप लॉस फॉलो करें। नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 18,175, 18,250 ड्रीम जोन है खरीदने के। आपको याद है जब हम परसों जब बात कर रहे थे तो मैं ये बोला कि 18,125 के आसपास जब आ गया कि लेने की रेंज आ गई। हाँ, तो जब लेने की रेंज में आए वहाँ डरना नहीं है। हाँ, सो अगर इस रेंज में मौका मिले 175, 250 की रेंज में टुकड़ों में ले लीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है। 250 पे एंटर कीजिए, थोड़ा 200 पे लीजिए, 175 पे और लीजिए। स्टॉप लॉस 18,100 का लगाना है, ये अपने को पता है। ठीक है। टारगेट 18,300, 350 दो छोटे टारगेट, 375, 415 मीडियम टारगेट, 450, 475 फाइनल टारगेट अगर आ गए तो। जो बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए बेस्ट जगह जो है दीप, वो है 18,475 से 18,550। अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,425 के आसपास भी सोच सकते हैं, मूड माहौल को देखते हैं कि जैसे आप 18,425 पहुंचे और डाउ फीचर्स 150 नीचे दिख रहे हैं। ठीक, एक बार दे दो। नहीं तो 18,475, 18,550 इस रेंज में जरूर बेचे। यहाँ बेच दो, यहाँ बेच दो। हाँ, दे दो एक बार पक्का।
डरना नहीं है, ठीक है। बेच दो। 18,600 का हाई है, लाइफ टाइम हाई, उसके थोड़ा सा ऊपर 18,625 आपका स्टॉप लॉस है। क्लियर है? ठीक है। डन। टारगेट 18,450, 425 दो छोटे टारगेट, 375, 350 दो मीडियम टारगेट, 300 और 260 फाइनल टारगेट। क्लियर? ठीक है, आगे सर। ठीक है, लेते रहो देते रहो। देते रहो। Got it. ठीक है सर। अब आइए बैंक बैंक निफ्टी। ये रेंज में मिले तो लेना पक्का है। 41,775 से 41,925 की रेंज में टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए। 41,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, और वो इसलिए बोल रहा हूँ 675 भी एक लेवल बनेगा जहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। 600 या 500 जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो बनेंगे दीप वापस से 42,000, 42,125 दो छोटे टारगेट, 42,325 मीडियम टारगेट, और उसके ऊपर तो फिर ऐसे लेवल है जो नए बनेंगे 42,475, 42,550। अब जो बेचने की राह है, कल तो नहीं दी थी, आई मीन शुक्रवार को, आज दे रहा हूँ, लेकिन आधे अधूरे मन से कि बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट कॉल नहीं है कि बेचनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो पुराना हाई है 42,350 उसके आसपास अगर किसी की मर्जी है, किसी को शॉर्ट करनी है भाई, तो उनके लिए आप वहाँ कर सकते हो। 42,350 से 42,500 की रेंज में स्टॉप लॉस 42,600 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 42,150, 42,000 दो छोटे टारगेट, 41,950, 41,850 दो मीडियम टारगेट, 41,775, 41,675 दो बड़े टारगेट। ठीक है सर, ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सारी के सारी पोजीशंस। बैन लिस्ट सर डबल हो गई है पीएनबी को कंपनी देने के लिए, जीएनएफसी भी आ गया है। बाकी आंकड़े तो बात कर लिए, वायदा कारोबार के लिए ऐसा कुछ 18,300 मेक और ब्रेक लेवल है। 18,300 के ऊपर जब तक है तब तक आप तेजी में, यानी 50 पॉइंट अगर घट भी जाए तो आप अपने आप को नीचे मत मानिए। ओके, 18,300 से ही गिनना है। 300 से गिनेंगे, ठीक है, क्लियर है? फेयर। 18,300 के पुट पर 59 लाख शेयर है, 52 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े, तो 18,300 आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर में हल्की फुल्की रुकावट है, वो 18,500 के आसपास आती है, जो 49 लाख शेयर है। 18,300 के कॉल्स पर भी 38 लाख शेयर है। सो आई थिंक 18,250, 18,300 ही शुरुआत में आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो जाएगा और आसानी से नहीं टूटेगा। और शुक्रवार का लो भी आपका 18,260 का है। सो आई थिंक 18,250, 18,300 ही आपके लिए जो हमारा पहला सपोर्ट जोन है, वही आपके लिए सपोर्ट का काम कर लेगा। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा बल्कि कमजोरी आपको गिननी 18,250 के नीचे से है। अच्छा। लेकिन वो चूंकि 100 पॉइंट हो जाता है, बेसिकली 100 पॉइंट का क्वेश्चन नीचे जाने का है और वहाँ पे आपको ले लेना है, सिंपल सी चीज़ है। 18,375 को पार करके टिके तो और बढ़िया खरीदारी होगी। ये वायदा कारोबार के डेटा में दिख रहा है। तब 18,500 तक जाने की कोशिश निफ्टी की इवेंचुअली हो सकती है। बैंक निफ्टी 42,000 मेक और ब्रेक लेवल है, तो 150 पॉइंट कमज़ोर हो जाएं तब आपको गिनना है 42,000 से कि आप कमज़ोर हो रहे हैं। डीप वो इसलिए कि 42,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 31 लाख शेयरों का साइजेबल है, अच्छा है। 28 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़ा है। सो 42,000 आपका होल्ड हो जाएगा। 42,000 के कॉल्स पर भी 23 लाख शेयर है, तो अगर नीचे आते भी तो कॉल राइटर जो फंसा हुआ है, क्योंकि 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, वो भी काटने की कोशिश करेंगे। सो 41,900, 42,000 तुरंत प्रभाव से आपके लिए सपोर्ट हो गया। हल्की फुल्की रुकावट 42,500 पर है, कोई खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं 12 लाख शेयरों का। सो बेसिकली नीचे की विजिबिलिटी साफ दिख रही है। अब साइड में देखते हैं मूड माहौल के हिसाब से कितना आगे बढ़ पाते हैं। गॉट इट सर, चलिए अच्छा सेटअप है, अच्छे लेवल्स हैं, देखते हैं पिछले हफ्ते की तेजी के बाद इस हफ्ते का एक्शन। स्टॉक्स कोई जो आपको लगे, इतने सारे नतीजे आए, कोई एक दो जो आपके रेडार पर आए? किसके बारे में जाना है? चलिए पहले मैं आपको एफएनओ वाले बताता हूँ जी। आज का एक्सीडेंट हो सकता है भेल। यस, डेफिनेटली। मतलब भेल इतने खराब नंबर कैसे दे सकता है? एबिटा लॉस है, एबिटा लॉस, ऑपरेशनल फ्रंट पर 250 करोड़ का नुकसान, मतलब हॉरिबल नंबर्स हैं। रेवेन्यू में से 10%, स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, तो आई थिंक, और जो प्रॉफिट में दिख रहा है वो भी 150 करोड़ का टैक्स रिवर्सल है, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट नहीं तो 140 करोड़। तो आज सबसे खराब नंबर अगर जिनसे आप उम्मीद ना करो वो आ जाए, वो भेल है। MGL महीने भर में स्टॉक 8% बढ़ा हुआ है, मार्जिन ढीले हैं, नंबर्स अच्छे नहीं है, स्टॉक करेक्शन हो सकता है। औरोबिंदो फार्मा, ये ऐसा बच्चा हो चुका है जिसको आप कितना भी डांट लो, मार लो, पीट लो, स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर लो, बोले पापा को लेके आना, नहीं सुधरेगा, नहीं ये सुधरेगा, नहीं इसके पापा सुधरेगा। अगर आज हम वैसा शो बनाते तो सबसे बैक बेंचर तो ये बनता। मतलब कोई मतलब इतने खराब नंबर कैसे दे सकता है, और लगातार कैसे इतना क्या होता है, बहुत खराब करने के लिए भी आपको लगातार बहुत खराब करने के लिए भी मेहनत चाहिए। सो ये वैसे नंबर है। और स्टॉक, हालांकि ये जो उनके एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अरेस्ट हुई थी, उसके बाद स्टॉक पिछले 5-4 दिनों में 13-14% घटा हुआ है। सो शुक्रवार को जो शूरवीर लेके गए 2.5% ऊपर,
आज उनकी खैर नहीं, लेकिन हो सकता है 3-4% ही घटे, क्योंकि सबको पता है नंबर खराब यानी, तो हो सकता है ज़्यादा घटे ना घटे, स्टॉक ऑलरेडी उतना खराब नहीं है। रिएक्ट करे शायद, बट नंबर्स तो खराब है, मतलब बेसिकली इन नंबर्स के दम पर और ये सब चीज़ों को देखते हुए कोई फंड अब खरीदेगा नहीं और ये सीधा है कि किसी को लेना नहीं अब। एबीबी नंबर्स उतने बुरे नहीं है, लेकिन स्टॉक भागा हुआ बहुत ज़्यादा है। अगर पूरे साल भर में 40% स्टॉक बढ़ा हुआ हो तो वो ऐसे नंबर नहीं दे सकता। सो एबीबी कितना गिरता है देखना होगा, मेरे ख्याल से 2-1% तो घट ही जाना चाहिए, इतना तो बनता है। अब ज़्यादा घटता है नहीं घटता देखा। अच्छे नंबर्स में ग्लेनमार्क है, लंबे समय बाद ग्लेनमार्क की अच्छी परफॉर्मेंस आई, अंडर ओन्ड स्टॉक है, लोगों ने ऑफ रडार कर दिया था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है, हालांकि महीने भर में 5% बढ़ा है, लेकिन साल भर में अगर देखें इस साल अभी भी 22% नीचे है पिछले साल से। सो आई थिंक यहाँ पर गुंजाइश है 5-6% तक की रनअप अगर आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इन्फो एज ऑलरेडी चूंकि बढ़ गया है 5%, चाहे वो जोमेटो और पीबी फिनटेक में जो तेजी हुई है उसकी वजह से बढ़ा है या नंबर्स के पहले बढ़ा है कहना मुश्किल है, बट नंबर्स ठीक है, नॉट ग्रेट नॉट बैड। मनापुरम नंबर अच्छे दिख रहे हैं मुझे फॉर ए चेंज, मतलब लंबे समय बाद मनापुरम से अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बिल्कुल। क्या ये एक M&M फाइनेंस काइंड ऑफ मूव दिखा सकता है नंबर्स पे, देखना होगा, बट नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, मार्जिन फ्रंट पे हर एक फ्रंट पर नंबर्स बढ़िया आते हुए दिख रहे, तो गोल्ड लोन देने वाली कंपनी के नंबर ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कैश मार्केट में LIC के नंबर ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिख रहे हैं दीप, लेकिन एक्चुअली वाकई में इतने अच्छे हैं क्या, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट से बात करने के बाद ही पता चलेगा। बट नंबर्स ऑन द फेस ऑफ LIC के बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। 9 गुना मुनाफा हुआ है, गजब के नंबर्स आए हैं। 1400 करोड़ से 15,000, ऑफ कोर्स बहुत सारे एडजस्टमेंट है। एक और इंटरेस्टिंग नंबर में देख रहा था जो स्टॉक जबरदस्त परफॉर्मर रहा है वो है पतंजलि। पतंजलि के नंबर्स में भी अगर आप देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको नंबर्स कम दिखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 40% घटा है, मार्जिन 5.5% से 2.25% रहे, लेकिन रेवेन्यू बहुत तगड़ा आया है 42% का। और मैं अगर इसको अदानी विलमार्क के साथ कंपेयर करूँ तो एक खाली ऑयल डिवीजन है जिसने खराब किया, फूड डिवीजन की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाई मार्जिन बिजनेस हो, 25% फूड बिजनेस के मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग कहे जाएंगे। और जो ऑयल बिजनेस में जो EBITDA लॉस है वो इन्होंने मेरे ख्याल से मार्क टू मार्केट लॉस लिया है, जो तेल के दाम कम हुए उसका, वो भी आपके लिए अब वापस से मेरे ख्याल से इस क्वार्टर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो और स्टॉक ऑलरेडी नतीजों के पहले घटा हुआ है, तो ये स्टॉक और कमज़ोर होता है तो ये बाय रेंज में आ जाएगा। अब ये खरीदारी की रेंज में आएगा, अगर 1200 या इसके नीचे की कोई भी लेवल्स आते हैं तो पतंजलि फिर से आपके लिए खरीदारी की रेंज में बनेगा। तो ये नंबर्स के पहले स्टॉक करेक्ट हो चुका है और मुझे लगता है अगला क्वार्टर बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सेक्टर लीडर अदानी विलमार्क से कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं कंपेरेटिवली। 24 के मल्टीपल पर ये है, अदानी विलमार्क 60 के मल्टीपल पर है। और यहाँ तो रेवेन्यू फूड बिजनेस का टॉप लाइन सब बहुत बढ़कर आया है, मार्जिन्स बेहतर हैं। सो आई थिंक हर एक लिहाज से अगर आप अदानी और पतंजलि को कंपेयर करेंगे तो पतंजलि किसी भी लिहाज से बेहतर है ना। आज मैनेजमेंट भी होगा, स्वामी रामदेव होंगे हमारे साथ। अच्छा, आज उनकी भी तैयारी आने की, बहुत बढ़िया बात करेंगे। 9:45 बजे आप मैनेजमेंट को भी सुन सकते हैं। ढेरों नतीजे समझते हैं इनके बारे में? बिल्कुल, चलिए IPO 9 बजे, IPO 9 बजे ही कर लेते हैं, नहीं तो हमारी पूरी क्लास और बच्चे तैयार हैं। पूरा आपका स्कूल तैयार है, सारे बच्चे देखो, पूरी हमारी क्लासरूम देखिए जरा, ये देखो और बाहर आशीष भी इसी यूनिफॉर्म में। ओके, करिए शुरुआत। अरमान कैसे करते हैं शुरुआत? अरमान बताएं, ट्रिगर्स कौन से हैं? जी, निफ्टी में भी आज नतीजे आएंगे। निफ्टी में ग्रासिम और ONGC के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नतीजे आएंगे, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज ले लीजिए, अबॉट ले लीजिए, बायोकॉन ले लीजिए या IRCTC ले लीजिए, जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। CPI का और WPI का अक्टूबर का डेटा भी आएगा। और वित्त मामलों के साथ साथ जो पेट्रोलियम मामलों पर संसदीय की जो समिति है वहाँ पर बैठक होती हुई दिखेगी। IPO जिसमें की स्टोन रियल्टर्स का उनका IPO आज खुलता हुआ दिखेगा, वही केन्स टेक्नोलॉजी का जो IPO है वो बंद होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है पावर ग्रिड में जो इंटरिम डिविडेंड है 5 रुपये का। अब IPO अपडेट में सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बार बात करें तो उनको कुल सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म हो चुका है IPO, और कुल सब्सक्रिप्शन उनको मिला है 70% का, जिसमें रिटेल में सिर्फ 11% ही मिला है। पर देखेंगे वहाँ पर 1.78 टाइम्स, मतलब 1.8 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। तो जो IPO के नॉर्म्स है उस हिसाब से सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। आर्केन केमिकल का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर IPO को कुल सब्सक्रिप्शन लगभग 32 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें QIB का हिस्सा 49 टाइम्स बढ़ा हुआ है और रिटेल का हिस्सा लगभग 10 गुना बढ़ा है। केन्स की बात करें तो यहाँ पर जिनका आज IPO का तीसरा दिन है
ओवरऑल पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 47% और QI भी लगभग 2.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। आइनॉक्स ग्रीन की बात करें, यहाँ पर जिनका IPO का आज दूसरा दिन होगा, कुल सब्सक्रिप्शन ओवरऑल आप देखेंगे तो 46% बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में कीस्टोन रियल्टर्स, जो कि रुस्तम जी की अगर आप बात करें तो वो IPO जो है वो आज से खुलने वाला है, 16 नवंबर तक खुला रहेगा। इशू साइज अगर आप देखेंगे 635 करोड़ का है, जिसमें 560 करोड़ का फ्रेश इशू है और OFS है 75 करोड़ का। और अगर आप कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 190 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, मोर्गन स्टैनली, आदित्य बिरला आदि जैसे जो है उन्होंने इसमें पैसा डाला है। ओके, तो ये है आपके लिए अपडेट्स और IPO पर ऑफकोर्स अनिल जी की राय भी आपसे 9 बजे ली जाएगी। नुपुर से करते हैं शुरुआत आज के नतीजों की। नुपुर, मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले EBB इंडिया, जहां पे अनुमान से नतीजे काफ़ी कमज़ोर आते दिखे। अगर दूसरी तिमाही की बात करें तो आय 100 करोड़ से कम होकर आई है अनुमान से। हालांकि पिछले साल से 19% ऊपर है। मार्जिन्स 10% के, पिछले साल 10.2% के जो अनुमान था 10.3-10.4% के आसपास आ सकते हैं। महानगर गैस MGL की बात करें तो वहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आय 7.5% बढ़कर आई है, लेकिन अनुमान से आय मुनाफा दोनों कम आया है। तो यहाँ भी नजर आएगी। मार्जिन्स देखे तो पिछले बार 19.5% के थे, वो इस बार कम होकर 16% के आसपास आते दिखे। इन्फोएज के नतीजे ऑपरेशनली काफ़ी बढ़िया है और अनुमान से भी बेटर आते दिखे। कंपनी की जो आय है वो करीबन 5% से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 12% की ग्रोथ है और जो मार्जिन है वो भी 100 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 34% के आसपास आते दिखे। एस्ट्रल की बात करें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय करीबन 2.5% से इस बार घटकर आई है। मार्जिन में काफ़ी शार्प डिक्लाइन है। पिछली बार 17.5% के मार्जिन से थे, जो कम होकर इस बार 12% के आसपास आते दिखे। JK सीमेंट के नंबर इंटरेस्टिंगली काफ़ी बढ़िया है, अनुमान से काफ़ी बढ़िया है और दूसरे प्लेयर से भी काफ़ी बढ़िया आते दिखे। कंपनी की जो आय है वो पिछले साल से 17% इस बार ऊपर है, अनुमान से भी 100 करोड़ से ज़्यादा आते दिखी है। मार्जिन भी 19% के थे, वो करीबन 14% के आए, लेकिन अनुमान था कि 12.5% के आ सकते हैं। BHEL के नतीजे काफ़ी कमज़ोर हैं। इनफैक्ट ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी ने 240 करोड़ के आसपास का लॉस किया है और कंपनी की आय देखे तो वो भी करीबन 5,200 करोड़ की आई है। अनुमान था कि 6,000 करोड़ के आसपास की आ सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है कंपनी की आय देखे तो 7% की ग्रोथ आती दिखी। अनुमान था कि 3% का डिक्लाइन होगा। मार्जिन्स देखे तो मेंटेन किए, कंपनी ने 18.5% मेंटेन रखे हैं इस बार मार्जिन। और US बिजनेस भी देखे तो वो काफ़ी बढ़िया आते दिखाए। औरोबिंदो फार्मा के नतीजे काफ़ी कमज़ोर और अनुमान से तो काफ़ी कमज़ोर आते दिखे। कंपनी की आय का अनुमान था करीबन 6,200 करोड़ का, वो इस बार सिर्फ 5,700 करोड़ के आसपास आती दिखे और मार्जिन्स भी 20% से कम होकर 14% के आसपास आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे। वरुण, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे आपके पास। मॉर्निंग दीप, सबसे पहले तो हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नतीजे कमज़ोर है। आय में करीब 54% के आसपास की गिरावट है। EBITDA 40% गिरा है। मार्जिन्स लेकिन अगर आप देखेंगे तो 23% से बढ़ के 30% पे आए हैं। मुनाफे में 62% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। सन टीवी, यहाँ नतीजे अनुमान से बेहतर लग रहे हैं। आय में जरूर 3% की गिरावट है, लेकिन मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 62% से बढ़ के 65% पे आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 407 करोड़ पे आया है, 300 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और बोर्ड ने करीब ₹3.75 के आसपास के डिविडेंड का ऐलान भी किया है, इंटरिम डिविडेंड। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे रेवेन्यूज़ में 10% की बढ़ोतरी है। EBITDA मार्जिन्स बढ़ के आए हैं 14% से बढ़ के 15% और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 6% बढ़ा है, 107 करोड़ से बढ़ के करीब 113 करोड़ के आसपास आया है। मनप्पुरम फाइनेंस, नंबर अच्छे लग रहे हैं। NII 9.5% बढ़ी है, जो कि अनुमान से बेहतर है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो 409 करोड़ पे आया है, 325 करोड़ के आसपास का अनुमान था, यानी कि 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली है। गोल्ड AUM जो है उसमें करीब 2% की बढ़ोतरी और टोटल AUM में 8% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली है। नो डाउट स्टैंड अलोन GNPA थोड़े बहुत बढ़ के आए हैं और कंपनी ने 75 पैसे के आसपास के डिविडेंड का ऐलान किया है। कैश में LIC, नतीजे अच्छे हैं। नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें 27% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। VNB मार्जिन आप देखिए 13.6% से बढ़ के 14.6%। सॉल्वेंसी रेशियो बढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप नतीजों को देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉन पार कारोबार पे कंपनी फोकस कर रही थी उसका असर थोड़ा बहुत देखने मिला है और मुनाफा कंपनी का करीब 15,900 करोड़ के आसपास आया है। उज्जीवन फाइनेंशियल्स, यहाँ पे नतीजे अच्छे लग रहे हैं। NII करीब 50% बढ़ा है और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 68 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 315 करोड़ का मुनाफा किया है। वहीं डिलीवरी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं, नुकसान कम हुआ है। कंपनी के रेवेन्यूज़ 20% बढ़े हैं, नुकसान
635 करोड़ से घटकर करीब 254 करोड़ के आसपास का है। और SJVN यहाँ पे नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें बढ़ोतरी है, 81% पे आए हैं, लेकिन रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं और मुनाफा जो है 10% के आसपास बढ़ा है, 405 करोड़ से बढ़ के 445 करोड़ के आसपास आया है। ओके, नतीजों की तो लंबी लिस्ट है आज। अरमान बताएं आपके पास कौन से नतीजे? जी, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखेंगे आय में तो लगभग आपको 47% का उछाल दिखेगा, पर इनका जो कामकाजी मार्जिन्स है, मार्जिन्स में भी यहाँ पे आपको बढ़ोतरी दिख रही है, लगभग 3.8% से बढ़कर 4.8% पर घाटा जो है वो बढ़कर आया है। थॉमस कुक कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आई है। कंपनी आय लगभग 270% बढ़ी है। मार्जिन्स जो पिछली बार मतलब कामकाजी जो इनको घाटा था लगभग 82 करोड़ का, वो इस बार लगभग 42 करोड़ का इनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आय लगभग 44% गिर कर आई है, पर मार्जिन्स में काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी दिखी गई है, 6.4% से बढ़कर लगभग 47% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी लगभग 5.5 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। स्टार पेपर मिल्स आय 75% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया, 9.4% से बढ़कर 17.9%, लगभग 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर आय लगभग 10% बढ़कर आई है और मार्जिन्स में थोड़ा बहुत आपको कटौती देखी गई है, 19.4% से गिरकर 18.8% के आसपास। भारत डायनामिक्स नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, आय तो लगभग 6% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में अच्छा सुधार देखा गया है, 13% से बढ़कर 18% के आसपास और मुनाफा भी लगभग 43 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ पर। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, यहाँ पर भी नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 47% बढ़कर आई है और मार्जिन्स जो है मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे हैं। और अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफे में 38% का आपको उछाल देखा गया है। और अंत में पतंजलि फूड्स की बात करें, यहाँ पर मिक्स सेट है, आय तो लगभग 42% बढ़ी है, मार्जिन्स घटे हैं, पर उसका रीजन ये भी है कि वो ऑयल वाला जो सेगमेंट है उसकी वजह से। पर अगर आप फूड सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर आप रिकॉर्ड जो है मार्जिन्स आते हुए दिखे, लगभग 25.7% के आसपास जो है मार्जिन्स आते हुए दिखे। ओके, फाइनल अर्निंग्स नूपुर बताएं और कुछ खबरें भी जो आज की हैं। बिल्कुल, अपोलो पाइप्स की बात करें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, कंपनी की आय फ्लैट है इस बार, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार 91% से गिरकर आया और मार्जिन्स 1% के रहे। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q2 रहा है कंपनी का, पिछले साल से कंपेयर करें तो कंपनी की आय में 112% का उछाल है और मार्जिन्स भी इस बार 30% के कंपनी ने बनाए। RCF काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, कंपनी की जो आय है वो 113% से इस बार बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 117% की रिकवरी है यहाँ पर और मार्जिन्स भी इंप्रूव है, 7% से बढ़कर 7.3% के आसपास आते दिखे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो आय है वो करीबन 17% से ऊपर है, हालांकि मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। पिछली बार 25.5% के मार्जिन्स थे, वो कम होकर इस बार 24% के आसपास के रह गए। कैमलिन फाइन साइंस की बात करें तो यहाँ भी नतीजे काफ़ी बढ़िया आते दिखे, कंपनी की आय 55% से इस बार ऊपर है। इनफैक्ट मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 7% से बढ़कर 11.5% और पिछले साल 6 करोड़ का लॉस किया था वो इस बार प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है 13 करोड़ के आसपास का। सनफ्लैग आयन की बात करें तो यहाँ भी नतीजे काफ़ी बढ़िया है, कंपनी की जो आय है वो 29% से इस बार बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 17% से बढ़कर 18% के आसपास आए। और खबरों में हिंदुस्तान जिंक पे नजर रहेगी क्योंकि दूसरा जो अंतरिम डिविडेंड है उसके लिए बोर्ड बैठक है 16 तारीख के दिन। ओके, तो ढेरों खबरें भी हैं और साथ ही ढेरों नतीजे। इन सब पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, FIR में जानते हैं। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु, M&M के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1287 की क्लोजिंग है, 1616 रुपये का लक्ष्य दे, मान रहे कि नतीजे जो है काफ़ी हद तक अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने बढ़ाया, 1090 से बढ़ाकर 1140 कर दिया, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से कम है। लेकिन खास बात ये कह रही है कि ऑटो सेगमेंट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिले। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1640 रुपए के लक्ष्य के लिए। हिंडाल्को यहाँ पर भी देखिए शुक्रवार को नतीजे आए थे, सीएलए से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य घटा है 525 से घटाकर 515 कर दिया है। वहीं जेफरीज होल्ड किराए दे रहे हैं 390 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य कट किया है 560 से घटाकर 520 रुपए कर दिया है।
जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य में मामूली एडजस्टमेंट किया उन्होंने 316 से घटाकर 315। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य है, 266 की क्लोजिंग है। वहीं यूबीएस अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे और ज्यादा लक्ष्य दिया, 350 रुपए का दिया है। और मान रहे कि मैक्रो हेडविंड्स के बाद भी अगर आप देखें तो जो दूसरे तिमाही के नतीजे हैं काफी हद तक इनके अनुमान से बेहतरी देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 330 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे 444 रुपए का लक्ष्य दिया और नोमिरा ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है करीब 490 रुपए के लक्ष्य के लिए। अल्केम लैब्स, यहाँ पर देखिए मैक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2475 रुपए के लक्ष्य 3173 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2803 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि जो नतीजा है खासतौर पर कामकाजी बेसिस पर तो इनके अनुमान से कम है। इसी के चलते आप देखिए कि नोमिरा ने रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हो। लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 3580 से घटाकर 3487 कर दिया, 3173 की क्लोजिंग है। अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा, इनफैक्ट अपग्रेड किया है इन्होंने, 177 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, 148 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि नतीजे जो है अनुमान से थोड़े से कमजोर देखने को मिले, लेकिन आगे जाके सीवी डिमांड को लेकर बुलिश है। यूबीएस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 170 के लक्ष्य के लिए। मनोपुरम फाइनेंस यहाँ पर सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लक्ष्य 130 से बढ़ाकर 140। एमजीएल पर मैक्वेरी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 876 की क्लोजिंग है, 925 का लक्ष्य दिया। ओके, तो ये तो है आपके लिए कुछ बड़े नतीजों पर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, एस्ट्रल यहाँ पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने घटाया 2350 से घटाकर 2100 कर दिया, हालांकि 2062 की क्लोजिंग है। एलम्बिक फार्मा यहाँ पर जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। मान रहे कि एपीआई सेल्स अच्छी थी, यहाँ पर 23% की ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल जो नतीजे अनुमान के मुताबिक है 563 रुपए का लक्ष्य दिया है, लेकिन करीब करीब 640 रुपए की क्लोजिंग है। एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ा है, 215 का पहला लक्ष्य था, अब 220 रुपए कर दिया, 171 हालांकि जो क्लोजिंग है। और ये भी मान रहे कि जो नतीजे हैं थोड़े बहुत अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में देखें तो कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है इंडियन होटल्स पर, जहां पर जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड। पहले ओवरवेट की रेटिंग दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग है। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो मामूली 5 रुपए से घटा है, 315 से घटाकर 310 कर दिया। हालांकि 315 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। सन टीवी यहाँ पर देखिए यूबीएस खरीदारी की राय को बरकरार रखे, 551 रुपए की क्लोजिंग, 600 रुपए का लक्ष्य। मान रहे कि म्यूटेड क्वार्टर रहा है। बीएचईएल जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य 35 से एडजस्ट करके 40 रुपए कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 75 पर चल रहा है। और मान रहे कि एबिटा मुनाफा एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप देखें तो एबिटा लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कॉन्कोर यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे, 895 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि वॉल्यूम्स इस बार थोड़ी सी वीक देखने को मिली। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 865 से बढ़ाकर 945 कर दिया। और जेपी मॉर्गन देखे तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 860 के लक्ष्य के लिए, करीब 768 रुपए की क्लोजिंग है। और अंत में जोमैटो, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्रेक इवन हो रहा है फूड बिजनेस में। इसके बाद जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 100 रुपए के लक्ष्य लिए। और मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी और अपने व्यू थोड़ा सा बदला है, 80 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 92 कर दिया, 73 पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। तो ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी दमदार रिपोर्ट्स। आइए हफ्ते के पहले दिन, वक्त है पिक ऑफ द वीक का। तो आइए शुरुआत करते हैं उन महानुभाव के साथ जो एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आज आए हैं। कुणाल जी, सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी थोड़ा अपने भूल सुधार कर लीजिए अनिल जी। केवल अनिल जी 2 दिन का अवकाश मैंने लिया था अनिल जी। पिछले हफ्ते तो अनिल जी आपने रोल कॉल ठीक से नहीं किया और अनिल जी आज फीलिंग यही आ रही है कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को आप थे? नहीं अनिल जी नहीं था। हाँ, तो पिछले हफ्ते नहीं थे, इस हफ्ते तो एक हफ्ता हुआ कि नहीं? अनिल जी, हाँ, अनिल जी ईश्वर की कृपा से अनिल जी टीचर जैसे नहीं मिले स्कूल में। हम तो टीचर के भरोसे कभी रहे ही नहीं। वो अटेंडेंस बराबर मार्क किया करते थे। हम तो हमेशा है ना, 1 जनवरी को स्कूल में हम ऐसे कहते थे, क्या कल तो मैं पूरा 1 साल सोया। पिछले साल सोया था, इस साल उठा। तो हम तो उसी फॉर्मूले से चल रहे। तो पिछले हफ्ते नहीं आए, इस हफ्ते आए, 1 हफ्ते की छुट्टी मानी जाएगी। तो कुणाल जी, आपके अंदर जो बालक है, छोटे कुणाल जी है, उनको मेरा बहुत बहुत स्नेह। बताएं सर पिक ऑफ द वीक।
अनिल जी, आपको भी अनिल जी बाल दिवस की, चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और अनिल जी, आज ये सफेद शर्ट और टाई पहनकर जी अनिल जी ऐसा महसूस हो रहा है कि वापस स्कूल की यूनिफॉर्म धारण करके क्लास अटेंड कर रहे हैं। वाह। तो अनिल जी, आपको और सभी सहपाठियों को नमस्कार अनिल जी मेरा। बिल्कुल सर, हमारा तो मार्केट है ही ऐसा स्कूल है कि हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है, बड़ा ब्रेकआउट शुक्रवार को आया। स्टॉक का नाम है LTI यानी कि L&T इन्फोटेक। बड़ा ब्रेकआउट 5000 के ऊपर दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि 5200-5400 दो टारगेट के लिए बाय करें। 5000 पर स्टॉप लॉस रखकर L&T इन्फोटेक में मेरी खरीदारी की राय। ओके, 5200-5400 ये है आपके लिए दो टारगेट। सिमी जी सुप्रभात, बताएं मैम पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से जो आज का पिक ऑफ द वीक होगा वो बच्चों का एकदम स्टॉक है। बच्चों का बहुत पसंदीदा स्टॉक है, वो होगा जोमेटो। जोमेटो में एक 4 महीने का ब्रेकआउट आया। ऐसा नहीं है कि बच्चे बाल दिवस है इसलिए ऐसा ही स्टॉक मैंने चूज करके लाई हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद है, जो स्टॉक जो कंपनी बच्चों को बहुत पसंद है, जो काम करता है वो पसंद है, ऐसा नहीं है। 4 महीने का ब्रेकआउट है अनिल जी। लगातार अगस्त के महीने से जो कंसोलिडेशन फेज में था ये स्टॉक, फ्राइडे का सेशन में एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्रेकआउट आया था और मुझे लगता है कि ये पूरा मेंटेन होगा। और अभी अभी मुझे जो रेटिंग सुनने को मिली, जेफरीज ने इसमें मतलब इसको अपग्रेड किया है, 100 का टारगेट दिया है, तो मेरा टारगेट तो हंसते हंसते निकल जाएगा। मेरा पहला टारगेट है 77 से 79, ये इनिशियल टारगेट्स है। उसके बाद 84 तक स्टॉक जाएगा। 65-50 का वो जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है वो फ्राइडे का क्लोजिंग को हिसाब करके, आज का ओपनिंग के प्री ओपनिंग में शायद ये 72 का प्राइस दिखा रहा है, और ये फ्राइडे का क्लोजिंग करीब 69 के आसपास था, तो उसी के साथ मतलब ये करके मैं 65-50 का ही मैंने स्टॉप लॉस सोचा था। 84 तक बड़ा टारगेट्स के लिए जोमेटो को खरीद कर चलने का सजेशन होगा। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो 77, 79, 84। आइए बढ़ते आगे और बंसल जी से करते हैं मुलाकात। गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, जब मैं आ रहा था अनिल जी शो के लिए तो एक इंटेलिजेंट थॉट अनिल जी मेरे दिमाग में आया, वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन था आपके लिए। फिर मैंने सोचा बोलूं कि नहीं बोलूं। हाँ। बट अनिल जी, जब अभी कुणाल जी ने आपके टीचर के होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि छुट्टी गलत गिन ली है, तो अनिल जी एक चीज बताना चाहूंगा कि अनिल जी हमारे जमाने में टीचर क्या करते थे, टीचर्स डे के दिन खुद तो छुट्टी बनाते थे और जो थोड़े से बैड एलिमेंट वाले बच्चे होते थे ना उनको टीचर बना के क्लास में बैठाते थे। तो अनिल जी ये तो तारीफ की बात है, आप खुद शो कर रहे हैं। अगर आप सोचे कई लोग जो एंकर बनने का अनिल जी अरमान रखते हैं वो आपकी जगह बैठे होते, तो आज कुणाल जी जैसे बच्चों को क्या होता जिनको स्टूडेंट जैसी फीलिंग हो रही है अनिल जी। हमारे जमाने आपका तो अनिल जी जो खुद आप काम कर रहे हैं टीचर्स डे के दिन, वो तो तारीफ के काबिल अनिल जी। हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, टीचर छोटी छोटी जगह होती ना, वहाँ तो शाम को घर पे आ जाते थे कंप्लेन करने के लिए बच्चे की। अच्छा। हाँ, घर पे आते थे, पिताजी के सामने डांट लगाते थे, मार भी लगाते थे, मुर्गा भी बनाते थे और फिर हमारे घर की चाय पी के वापस चले जाते थे। तो उस जमाने की टीचर हम ये तो सही है। तो ऐसा भी हुआ है। सब भी फिर चाय हाँ, हालांकि मेरे काम नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा मैंने मेरे सहपाठियों के साथ बहुत देखा है। तो मैंने कहा ये ठीक है, टीचर शाम को फ्री सर्विस। बोला अच्छा छोटी जगह काम तो कुछ होता नहीं, तब तो टीवी वगैरह होते नहीं थे, करे तो क्या करे आदमी, लोगों से मेल मुलाकात ही। चलो आज इस बच्चे के तो बंसल जी अच्छी बात है कि आजकल की जनरेशन को ये फायदा है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद किया आपने? अनिल जी मैंने तो बिग हैवीवेट बिग डैडी स्टॉक मार्केट का रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिक करा है और इसको मिस नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस वीक ये कमाल कर सकता है। 2590 2590 का स्टॉप लॉस लगाना है। 2709 2709 के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है मेरा पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। पिक ऑफ द डे में सर हमने चुना है टीसीएस में अच्छा ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, साथ के साथ 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला और जो क्लोजिंग देखने को मिली है बहुत अच्छी नजर आ रही है। इस वीक में 3470 3440 से 3470 तक के अपसाइड मूव टीसीएस में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3220 का। कोई भी डिप में अगर 3290 के आसपास देखने को मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा 3440 3470 के टारगेट के लिए। ओके, हिमांशु जी सुप्रभात, पिक ऑफ द वीक सर। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे की बधाई अनिल जी। और अनिल जी, खरीदारी करनी है डीएलएफ में इस हफ्ते के लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस हफ्ते में डीएलएफ में 425 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 390 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर डीएलएफ में खरीदारी करके चलने की सलाह है। और इंपॉर्टेंटली, अगर ये वीक, कमिंग वीक में 415 रुपए के ऊपर क्लोज मिलता है हमें वीकली बेसिस पे डीएलएफ में, तो मेरा मानना है कि बहुत शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 450 से 460 रुपए तक के भी टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो डीएलएफ मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। परफेक्ट। आइए सुमित जी बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अच्छा सुमित जी पूछ रही है। बाकी सब तो स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक ही प्रिंसिपल दिख रहे हैं, चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, आपने अपने आप को अलग थोड़ा हाई रेंज में रखने के हिसाब से टाई नहीं लगी यार, नीले कलर की? सर, जब मैं सुबह आ रहा था जी, कहीं गाड़ी में रखी, हाँ, और थोड़ा सा लेट हो गया तो उस कारण से टाई गाड़ी में रह गई। अरे हाथ में ऐसे रख के दिखा देते ना हमको, ये देखो टाई तो है, मैंने लगाई नहीं। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है तो मैं इसको हाथ जी जी सर जी। मेरा पिक ऑफ द वीक है माइंडट्री, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, स्ट्रेंथ थी रिजल्ट्स में, और सारे वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इसका विलय होने वाला है एलटीआई में, मगर मुझे लगता है विलय होने से पहले ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो माइंडट्री का जो मेरा टारगेट है मीडियम टर्म में वो 4000 है। करीब 3664 की क्लोजिंग थी, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये 4000 तक जाने का दमखम रखता है। तो माइंडट्री में खरीदारी की सलाह है। ओके, माइंडट्री खरीदें राय चोपड़ा साहब की। आइए करते शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।